सवाल यह है कि IMF में चले जाए बहुत अच्छा है, अगर नहीं जाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से कैसे बचेगा? आई थिंक देखिए, इसमें हमें जो अल्टरनेट रिसोर्सेज, एक तो जो मैं सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था तो हमारे सारे साथी जो बात कर रहे थे उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की, लेकिन हमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स जो है वो सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त जो ये शॉर्टफॉल है, जैसे लास्ट प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी 3-4 दिन में, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो IMF की MD से बात की और 1 घंटे के लगभग उन्होंने कहा हमारी बातचीत हुई और उसमें 3 बातों पे जो है वो इनकी आपस में कंसेंसस हुआ और उन्होंने कहा कि भाई 3 बातें, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि बजट आपको शेयर करना होगा, तो वो फिर उन्होंने कहा कि हमने भेज दिया उनको IMF को बजट जो है। दूसरी बात उन्होंने की कि आपका जो ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट का डिफरेंस है वो ये कहते हैं कि ये 3% से ज़्यादा ना हो, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने उनसे कहा कि 5% रखें, तो हमने देखा सेकेंड डे उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और उसकी वजह से जो है डिफरेंस जो है वो कम आया। तीसरी बात ज़ाहिर है उन्होंने ये की कि जो आपकी अरेंजमेंट है फंडिंग की वो सारी करनी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो हमारी फंडिंग अरेंज है, हम उनको उसकी चीज़ें भेज देंगे। जो उनसे जो इम्प्रेशन लिया हमने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की बातों से, उससे तो वो लग रहे थे कि ये होपफुल हैं कि ये चीज़ उनसे हो जाएगी। लेकिन जो आपका सवाल है कि भाई अगर इन केस नहीं हुआ तो क्या होगा, अब उसके लिए आपको इमीडिएट फंडिंग, मुझे तो जो है वो 2 सोर्सेज जो है, बल्कि 3 सोर्सेज, बात यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हुई। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सेंटिमेंट ऐसा नहीं है कि हम फ़ौरन उसको ले सकें। हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, मुझे ज़रा जो है वो ताज्जुब होता है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट को उन्होंने बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दिया है, यानी उससे पाकिस्तान ने कोई $6 बिलियन जो है वो इन्फ्लोज आए थे जो वापस चले गए सब्सटेंशियली, उसमें थोड़े से जो है वो रह गए। उसमें अगर इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, देखिए कभी बहुत सारे बिजनेसेस में भी ऐसे जो है वो मरहले आते हैं कि जहाँ मतलब ये है कि बिजनेसेस अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होता है, उसमें वो टाइम बेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको जो है वो अरेंजमेंट्स कुछ करनी पड़ती हैं, उसकी कॉस्ट भी अगर आती है तो आप उसको पे करते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज का एक बहुत बड़ा पूल है, उसको टारगेट करना चाहिए और वो इमीडिएट जो है वो पैसे आपको अवेलेबल हो सकते हैं। उसमें आप उनको रेट्स अच्छे कर दें, क्योंकि अब इंटरनेशनल। और कौन सी सोर्सेस? दूसरा सोर्स मुझे जो नज़र आता है, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस किस्म की एक स्कीम दे और ये कहे कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो $2-2 लाख जो है मैक्सिमम डॉलर्स वो कंट्रीब्यूट करें, और वो $2-2 लाख जो है उसके अगेंस्ट वो कोई उनको प्लॉट्स ऑफर कर दें, उनको जो है वो कस्टम ड्यूटी के वाउचर्स दे दें। फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई गाड़ी का इंपोर्ट जो है ड्यूटी को हम फ्री कर देंगे, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया कि आप जो है वो उसकी जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी की जो है वो वाउचर्स हों, वो वाउचर्स इमीडिएट उनको वो $2-2 लाख उनको फिर आप जो है सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान का जो है वो दें, और उसमें अगर उसको ये नाम देना चाहिए कि डेट रीपेमेंट गैप फंड। मतलब ये बात हो रही है ना, ये $3 बिलियन की बात हो रही है कि हम 3 बिलियन का शॉर्टफॉल है, अगर 3 बिलियन हम शॉर्टफॉल पूरा कर लेते हैं जो हम पूरी दुनिया में जो है वो झोली फैलाए हुए हैं, तो उसमें अगर यहाँ जो है वो इतने लोग मिल जाएंगे कि जो है वो इस वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो ये डॉलर्स कंट्रीब्यूट कर देंगे, वो क्योंकि एक हमारे कौम की सर्वाइवल का सवाल है, उसकी कॉस्ट अगर सेव हो जाएंगी, अगर हम बच जाएंगे। अगर ये खुदा न खास्ता ये कोई डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन होती है तो व्हाट इफ़, हमने एक वो पेपर भी इसको बनाया था कि व्हाट इफ़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट्स, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सब के लिए काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव है, तो उसको जो है वो अवॉइड करते। तो उसमें आई थिंक गवर्नमेंट उस साइड पे कुछ काम करती हुई जो है वो बिल्कुल उन्होंने सब जो है हाथ उठा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि उस तरफ जो है वो काम करने की ज़रूरत है। वही $3-4 बिलियन जो है वो ऐसी अमाउंट है कि जिसके ऑल्टरनेट रेवेन्यूज, फिर हमारे पास जो आपके सवाल आगे है कि प्राइवेटाइजेशन में जो है फॉर एग्जांपल RLNG पावर प्लांट जो है मैं उस पर तफसील से बात करता हूँ, लेकिन मुझे बताइए लितबा साहब के एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपने भी बात की, जैसे मैंने कहा 80 लाख जितने पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं, उतना हम पूरा प्रोड्यूस करते हैं एक्सपोर्ट के लिए, मतलब ये तो सस्टेनेबल है ही नहीं ना।
क्या वजह है, क्विकली इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? नो बहुत हमने तफसील से बात की है कि आप एक्सपोर्ट का अपनी बास्केट को थोड़ा सा एलैबोरेट करें, बट क्या करें? और दूसरा ये कि ये जो इस वक्त हम इंपोर्ट को कर्टेल कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल तो फ्लैट है बिल्कुल। देखिए, एक्सपोर्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी या कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू होती हैं, गवर्नमेंट इन पावर वो देख रही होती है और फिर उसको कहती है कि यार ये अब, और बहुत सारे पे इल्ज़ाम आते हैं कि रेंट सीकिंग है, एलीट कैप्चर है, सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और आई थिंक इससे पहले प्रोग्राम्स में भी बहुत से लोगों ने आगे समझाया है कि एनर्जी में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी नहीं दे रही टेक्सटाइल को। आप जो क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं विद इन द सेक्टर, गैस में आप डोमेस्टिक को दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र को दे रहे हैं, उसकी जो क्रॉस सब्सिडी आप बजट से दें आप, और सबके लिए आप एक टैरिफ कर दें। तो अगर आप वो क्रॉस सब्सिडी देंगे तो डेफिनेटली जहाँ आपने एक जगह सस्ती बिजली और गैस देनी, तो दूसरी तरफ से आपने पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, जब जाके आपका बैलेंस होगा। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है ना, और ये जो इल्ज़ामात हैं कि एक्सपोर्ट कल्चर रेंट सीकिंग है और ये ठीक नहीं है, इसी इल्ज़ामात की वजह से पॉलिसी जो है वो कभी कंट्री जो है उसमें वो गैप आ जाती है। सेकंड प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए, जब तक कस्टमर्स पाकिस्तान नहीं आएंगे, विजिट नहीं करेंगे, आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकते। तीसरा, एनर्जी सप्लाई का भी प्रॉब्लम है कि आज आप कराची में, सिंध में, इंडस्ट्रीज़ में देखें गैस नहीं है, पंजाब में भी सेम प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल सोल्यूशंस हैं, बट उन सोल्यूशन को हम ना कभी इवेल्यूएट करते हैं और ना उसको प्रॉपर कभी डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट को टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि आप हमें $9 में आप हमें LNG दे दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कतर के साथ, जो लॉन्ग टर्म सप्लाई है, वो 10.2% पे। आज जो ब्रेंट की प्राइस है वो $70 है, तो 10.2 का मतलब हो गया $7.2। फिर बाकी आप खर्चे गिन लें जिसमें टर्मिनल चार्जेस हैं, पाइपलाइन कैपेसिटी, वो $8 साढ़े $8। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आप इंडस्ट्री को दे दें तो कोई सब्सिडी नहीं है उसके अंदर, बल्कि वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, उसमें उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का, जो 13.3% है, वो आप पावर सेक्टर को या जो भी जिधर आपने उनको देना, उनको आप दें। देखिए, जब तक आप इंडस्ट्री को कंपेयर, एक जो पॉलिटिकल इशू आ जाता है वो कंज्यूमर्स का आ जाते हैं कि घर पे गैस कैसे प्रोवाइड करेंगे आप, और फिर वो क्या महंगी गैस प्रोवाइड करें उसको? नहीं, आप क्रॉस सब्सिडी तो कर रहे हैं ना जी। आप जो 100 यूनिट्स वाले हैं या जो भी उनको आप सब्सिडाइज वैसे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल वहाँ से आप उस सेक्टर को वैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में कोई क्रॉस सब्सिडी जो है वो इंडस्ट्री को नहीं देनी चाहिए। वो जो भी आपने देनी है वो या तो आप बजट से करें। नंबर 2, अगर आप एनर्जी को कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं करेंगे, इतनी मशीनरी से आके लगी हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले साल 2 साल में 20 से 30% बंद पड़ी है, बिकॉज एनर्जी सप्लाई नहीं है। गैस कंपनीज में जाएँ, पावर में जाएँ, आप बड़े मसले मसाइल हैं। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, आपको बताया मैंने। तीसरा ये है कि ये जो इल्ज़ामात आते हैं ना इंडस्ट्री पे कि रेंट सीकिंग है, एलीट कैप्चर है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठते हैं कि यार ये पाकिस्तान के अंदर एक एलीट कैप्चर है। अगर एलीट कैप्चर है, चलो मैं मानता चलो एलीट कैप्चर है, वो प्रोफेशनल्स अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को तीर खार समझते हैं, तो वो फिर जो बराबर मुल्क है हमारा, जो नेबर कंट्री है, उसी तरह वो कम्पीट क्यों नहीं करते? आज देखिए कि नेबरिंग कंट्रीज़ के जितने भी जो एग्जीक्यूटिव, अमेरिका में जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के, तो अगर हमारे प्रोफेशनल्स में इतनी ताकत होती तो उनसे कम्पीट करते ना, तो वो तो उधर तो कोई डिस्कशन नहीं होता। सारा इल्ज़ाम जो आता है वो इंडस्ट्री पे आ रहा होता है। मैं आपको ऐड करना चाह रहे हैं आप सब, मैं एक गयास साहब से ये पूछ लूँ कि ये अभी जैसे खुरम साहब ने भी बात की कि इंडिया में हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट है, FDI आ रही होती है, करंट अकाउंट उनका भी है डेफिसिट, बट वो उसको दूसरे रिसोर्सेज से पूरा कर रहे हैं FDI की सूरत में। पाकिस्तान में क्या है, इस साल भी मेरे ख्याल से $1 बिलियन और प्रॉब्ली लेस, मेरे ख्याल से $1.2 बिलियन की FDI पिछले साल आई है। देखें, इसके अंदर वही वाली बात आ जाती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की। तो अगर आप पिछला कुछ साल देख लें जिसके अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान के अंदर ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर टर्मिनल्स नहीं होते, अगर वो पावर प्लांट्स नहीं लगते, तो आपके मुल्क में एनर्जी की शॉर्टेजेस होती। नाउ ये एक अलहदा डिबेट है कि जितनी वो इन्वेस्टमेंट हुई है वो ज़्यादातर इंपोर्टेड फ्यूल पे हुई है, लोकल फ्यूल पे नहीं हुई। और इस एनर्जी के पॉइंट पर मैं ज़रूर बात करूँगा क्योंकि ये लिंक होती है एक्सपोर्ट सेक्टर के साथ। लेकिन अगर हम थोड़ा बग़ैर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, बग़ैर सही एनालिसिस किए, अगर उन इन्वेस्टमेंट्स पे, उन लोगों पे इल्ज़ामात लगाना शुरू करेंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप इस वक्त भी पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान को लोकल फ्यूल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की पावर प्लांट्स में सख्त ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को अपने एनर्जी सेक्टर को आपने डी डॉलराइज करना है, क्योंकि इस वक्त आप $26 बिलियन की एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके गैस रिजर्व्स नेचुरल जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इस स्पेस पे आप $40 बिलियन की एनर्जी इंपोर्ट कर रहे होंगे अगले 5 साल बाद।
तो आपको वेदर इट्स रिन्यूएबल्स, वेदर इट्स थर्ड कोल, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वो इन्वेस्टमेंट, और आपको ज़रूरत है कि डोमेस्टिक गैस को आप इलेक्ट्रीफाई करें, आप रिप्लेस करें डोमेस्टिक गैस को विद इलेक्ट्रिफिकेशन। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? वो लोकल फ्यूल से होगी। तो अबाउट 30 से 35 बिलियन डॉलर की आपको इन्वेस्टमेंट अपने पावर सेक्टर में मजीद चाहिए ताकि आप डी-डॉलराइज कर सकें अपनी पावर कॉस्ट को। 16 सेंट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कंपेरेटिव नहीं हो सकता, भले चाहे इवन आफ्टर मैसिव डिवैल्यूएशन। देखिए, अगर आपकी सारी, अगर आपका सारा जो इंपोर्ट है, सारा जो फ्यूल है वो अगर इंपोर्ट हो रहा है तो वो तो कंसिस्टेंटली डिवैल्यूएशन के हिसाब से महंगा होता चला जाएगा। 16 सेंट के ऊपर इस वक्त आप पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अनलेस आप उसको सब्सिडाइज करें, एक्सपोर्ट सेक्टर आपका कंपेरेटिव नहीं होगा। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू ब्रिंग इट टू लोकल फ्यूल, और उसके बाद अगर वो 7-8 सेंट पे आता है तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही तरह compete कर सकेगा। इसलिए हमें ज़रूरत है इस बात की कि उन सेक्टर्स पे भी एक्सपोर्ट की फोकस की जाए कि जो कि ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव नहीं है। फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज हैं या अदर काइंड्स ऑफ सर्विसेज हैं। अगर आप लोगों को अपस्किल करें, उनको बाहर भेजें, वो रेमिटेंसेस भेजना शुरू करेंगे, ये भी एक सोल्यूशन है। आप एग्रीकल्चर को लें, आप अगर इवन माइनिंग सेक्टर को लेते हैं तो अगर आप उसकी बहुत डाउनस्ट्रीम में ना जाएं जो कि एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होते हैं, लेकिन मिनरल माइनिंग है तो वो उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो ज़रूर आप इस मसले को हल कर सकते हैं। आपने बात की एक्सपोर्ट वर्सेस कंटेनिंग इंपोर्ट्स। देखिए, मैं तो कई सालों से सुन रहा हूँ, कोई पिछले 7-8 साल से तो मैं प्रेजेंटेशन सुनता हूँ 26-27 बिलियन पे कि ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, बढ़ जाएगा। 26-27 बिलियन डॉलर से पिछले 7 साल में मैंने तो कुछ जो है एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नहीं देखी। थोड़ी सी जो अगर अपटिक आई भी तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी तो अपटिक आई। तो ये जो कोई जो एक्सपोर्ट है ये है भी तो कोई लॉन्ग टर्म में, अगली जनरेशन जाके उसका कोई बेनिफिट कर सकेगी। आज जो बात है कि हम ये IMF के और डिफ़ॉल्ट के मसले से कैसे हलें, उसका मसला इमीडिएट जो है वो इंपोर्ट को ही जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये जो टर्फ में 6 बिलियन डॉलर के लोहे मंगवा के यहाँ रख लिए, ये जो है अभी भी मेरे साथी कह रहे हैं कि वो उनके पास कुछ मिल ही नहीं रहा, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो उसमें इस किस्म के अगर डिसीजन है कि आपने 6 बिलियन डॉलर यूँ फोंक दिया, हमें ज़रूरत भी नहीं। भाई सीमेंट में जो है वो टर्फ की क्या ज़रूरत है, जबकि ऑलरेडी वो 65% कैपेसिटी पे जो है वो चल रहा है। फिर ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आप क्रॉस सब्सिडी ना करें, जिससे कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, फला, लेकिन पास ऑन जो है वो करें। अगर उसको जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे सकती है तो सब्सिडी अपने उसमें से दे। लेकिन अगर क्या मशीनरी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, कम हो जाए मशीनरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त ऑटोमोबाइल अगर कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हमारे मोबाइल फ़ोन अगर कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ तो कोई चल रही है हमारी, लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट को जो है वो बचाना, और डिफ़ॉल्ट को बचाने का इमीडिएट तरीका ये है कि आप अभी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को जो है वो ज़रा फेवरेबली इसको देखें ताकि ये एक्टिविटी वगैरह जो है वो चल सके। और उनके साथ अच्छे तरीके से चाहिए कि स्टेट बैंक इंगेज हो तमाम जो है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ, और उनको बताया कि ये प्लान होगा, तो जाके आप इमीडिएट जो है वो सेव कर सकते हैं। देखिए, मार्च में आपको $650 मिलियन का जो है सरप्लस आया, फिर अप्रैल में सरप्लस आया, और आपने थोड़ी देर पहले ही ये कहा कि $90 बिलियन हमने 10 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट में फूंक दिए हैं। तो हमारा और इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट आज मिला है तो वो $125 बिलियन से, और इतना ही हमारा कर्जा है। तो सारा कर्जा हमने जो है ये करंट अकाउंट डेफिसिट। ब्रेक ले लूं।